Hey guys, welcome to my channel Textbook. So this is the last topic of chapter 2, Behavioral Analysis. यहाँ पे हम इंडिविजुअल के बिहेवियर की हेल्प से उसकी पर्सनालिटी को असेस करने की कोशिश करते हैं. लाइक डिफरेंट सिचुएशंस में लोगों का डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है एंड उस बिहेवियर से हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट हिज और हर पर्सनालिटी. सो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू वी ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, लाइक इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग्स, नॉमिनेशन, सिचुएशनल टेस्ट. सो इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. ये बेसिक चीज़ें हैं बिहेवियरल एनालिसिस में. तो इन सबको ही एक बार हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. ठीक है. सबसे पहले है इंटरव्यू. सो पर्सनालिटी को जज करने के लिए इंटरव्यू बहुत कॉमन मेथड है. इसमें एक पर्सन दूसरे का इंटरव्यू लेता है, जिसे असेस करना होता है, जज करना होता है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि असेसमेंट का गोल क्या है, पर्पस क्या है. ओके, इट कुड बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, इसमें इंटरव्यूअर जो क्वेश्चंस पूछता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है. मतलब एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूअर पहले से डिसाइड करके आता है कि ये क्वेश्चंस पूछने हैं, बट आगे के क्वेश्चंस इंटरव्यूई के आंसर्स पे, रिप्लाई पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. जिस तरीके से इंटरव्यूई आंसर करता है उसी के बेसिस पे इंटरव्यूअर आगे क्वेश्चंस बनाता रहता है. सो दिस इज़ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. And on the basis of reply, that person reveals about his or her personality. Fine. Then structured interview. Structured interview में क्या होता है, इसमें हमारे questions fixed होते हैं. इंटरव्यूअर जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लेके जाता है सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछता है, आगे पीछे कुछ नहीं होता और ना ही सब्जेक्ट के रिस्पॉन्स पे क्वेश्चंस बनते हैं. ओके. सो इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी आती है बिकॉज क्वेश्चंस आर फिक्स्ड. ऑल्सो रेटिंग इज़ फिक्स्ड. रेटिंग स्केल यूज़ करते हैं ताकि स्कोर करना ईजी हो. अपने ओपिनियन से कुछ ऐड नहीं होता, कुछ माइनस नहीं होता. इसीलिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है. ठीक है. Then second method is observation. Observation is also very common method जो personality को assess करने के लिए use होता है. And observation हम सब करते हैं and लोगों के बारे में एक image create करते हैं. But personality assess करने के लिए we need trained people. कोई भी untrained people observation नहीं कर सकता in case of personality assessment, क्योंकि ट्रेंड ऑब्जर्वर को पता होता है कि क्या ऑब्जर्व करना है. ठीक है. वो सारे ट्रेड्स ऑब्जर्व नहीं करता, किसी एक ट्रेड पे फोकस होता है. ऑब्जर्वेशन कितनी डिटेल में होनी चाहिए और कैसे ऑब्जर्वेशन को नोट करता है, ये सब एक ट्रेंड ऑब्जर्वर को ही पता होता है. ठीक है. सो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लाइक एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है एंड सेकेंड इज़ प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर मे कंटेमिनेट द रिजल्ट्स. सपोज़ ऑब्जर्वर अपने क्लाइंट के घर गया है उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए. सो उसकी प्रेजेंस क्या क्लाइंट के लिए कंफर्टेबल होगी. मतलब अगर आपको पता है कि कोई स्ट्रेंजर आपके घर में बैठा है और आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या आप नॉर्मली वैसे ही रह सकते हो जैसे आप स्ट्रेंजर के प्रेजेंस के बिना रहते हो. नहीं ना. क्योंकि आपको पता है कि कोई आपको देख रहा है तो आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे. आप वो सेम बिहेवियर शो नहीं कर सकते जो स्ट्रेंजर की एब्सेंस में होता है. राइट. सो यहाँ पे सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता, रिजल्ट ख़राब हो जाता है. ठीक है. तो ये चीज़ दोनों मेथड में होती है एक्चुअली, इंटरव्यू में भी और ऑब्जर्वेशन में भी. क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को पता होता है कि उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है. जो एक्चुअल में होता है वो नहीं दिखाता है. फाइन. देन कम्स बिहेवियरल रेटिंग्स. बिहेवियरल रेटिंग्स में सब्जेक्ट के बिहेवियर को रेटिंग्स दी जाती है. ठीक है. जैसे 1 to 5 की रेटिंग होती है किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर पे. आप 2 देते हो या 4 देते हो या 5 देते हो. ठीक है. और ये रेटिंग्स कौन देता है, जो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानता है. ठीक है. जैसे उसके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, टीचर्स हो गए. फाइन. सो इसमें साइकोलॉजिस्ट जिसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं उनके करीबी लोगों से उसके बिहेवियर पे या किसी पर्टिकुलर ट्रेट पे रेटिंग्स लेते हैं.
एंड हर एक रेटिंग का मीनिंग होता है कि अगर आउट ऑफ 5 4 रेटिंग्स देते हैं तो बिहेवियर अच्छा है, अगर 2 देते हैं तो ठीक ठीक है। ओके, सो वो ज़्यादा लोगों से रेटिंग्स लेते हैं एंड लास्ट में फिर उसका एवरेज निकालते हैं कि किस बिहेवियर में ज़्यादा रेटिंग्स मिली है। ठीक है, तो रेटिंग्स के बेस पे यहाँ पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। एंड इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू के थे। ठीक है, रेटर्स ऑफन डिस्प्ले बाइसेस, मतलब जो रेटर्स होते हैं सब्जेक्ट के बारे में रेटिंग्स देते हैं, अक्सर उनकी रेटिंग बाइस होती है। सपोज़ आपके बिहेवियर को स्टडी करना है, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट अगर आपके किसी फ्रेंड से आपके एग्रेसिव बिहेवियर पे रेटिंग्स लेता है तो उसकी रेटिंग डिपेंड करती है कि उसका रिलेशन आपके साथ कैसा है। राइट, अगर उसे आप अच्छे लगते हो तो वो अच्छी रेटिंग्स देगा, एंड अगर वो आपसे जेलस फील करता है तो वो नेगेटिव रेटिंग्स देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही बिहेवियर का पता नहीं चल पाता है क्योंकि रेटिंग बाइस होती है। एंड हेलो इफ़ेक्ट का मतलब है कि हम किसी एक चीज़ से पूरी पर्सनालिटी को असेस कर लेते हैं। सपोज़ अगर आपको किसी का बात करने का तरीका अच्छा लगता है या कोई आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, तो आप सोचते हो कि वो इंसान बहुत अच्छा है, काम है, सोफिस्टिकेटेड है, नेचर अच्छा है, मतलब उसके वे ऑफ टॉकिंग से आपने उसकी पूरी पर्सनालिटी जज कर ली कि वो कैसा होगा। राइट, सो दिस इज़ हेलो इफ़ेक्ट। देन मिडिल कैटेगरी बाइस। ओके, अगर आपको रेटिंग देने के लिए सिर्फ 3 पोजीशन दे रखी हैं, एक्सट्रीम हाई, मिडल एंड एक्सट्रीम लो, तो आप कौन सी पोजीशन चूज़ करोगे किसी को रेटिंग देने के लिए? सपोज़ किसी के एग्रेशन को रेटिंग्स देनी है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मिडिल पोजीशन चूज़ करते हैं, एक्सट्रीम हाई लेवल को अवॉइड करते हैं, एक्सट्रीम लो लेवल को अवॉइड करते हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, हम मिडिल चूज़ करते हैं कि एग्रेशन ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक ठीक है। ठीक है, मीडियम लेवल को चूज़ करते हैं, फाइन। देन फोर्थ इज़ नॉमिनेशन। इस मेथड में पीयर असेसमेंट होती है सब्जेक्ट की पर्सनालिटी को एनालाइज करने में। पीयर मतलब फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स के साथ आप काफ़ी टाइम से हो, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपको नॉमिनेट करेंगे किसी भी एक्टिविटी को करने में जिसमें आप अच्छे हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब्जेक्ट हो एंड आपका एक फ्रेंड आपको नॉमिनेट करता है स्टडी के लिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जब वो आपके साथ स्टडी करता है तो उसके डाउट्स क्लियर होते हैं, उसको आपके साथ पढ़ना अच्छा लगता है। तो इस नॉमिनेशन से ये पता चलता है कि आप स्टडीज़ में अच्छे हो। देन आपका सेकेंड फ्रेंड आपको नॉमिनेट करता है शॉपिंग के लिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम यू आर अ गुड बार्गेनर एंड आपकी चॉइस भी अच्छी है चीज़ें सेलेक्ट करने में। राइट, सो ऐसे जो आपके पीयर्स होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ पे, एंड उस नॉमिनेशन के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी एनालाइज होती है, आपके बिहेवियर का पता चलता है, क्वालिटीज़ का पता चलता है। ऑल राइट, एंड ये नॉमिनेशन ग्रुप में भी हो सकती है, लाइक आप ग्रुप में से लोगों को सेलेक्ट करते हो कि किसके साथ कौन सी एक्टिविटी करनी है। ठीक है, एंड ये टेक्निक या मेथड पीयर्स पे डिपेंड करता है क्योंकि वही नॉमिनेशन करते हैं, एंड ये पर्सनल बाइसेस से इफ़ेक्ट भी हो सकती है। क्लियर? देन वी हैव सिचुएशनल टेस्ट। सो इस मेथड में पर्सनालिटी को असेस करने के लिए सब्जेक्ट को काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी जाती है, ये देखने के लिए कि वो उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, कैसे रिएक्ट करता है। सो यहाँ पे एक टास्क दिया जाता है सब्जेक्ट को, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन देते हैं, साथ में ही एक पर्सन को भी इन्वॉल्व करते हैं उस सिचुएशन में, बट उसे पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उसे बिल्कुल भी सब्जेक्ट के साथ कोऑपरेटिव नहीं होना है, इंटरफेयर करना है, हेल्प नहीं करनी, सिचुएशन को और ख़राब करना है। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करवाते हैं और फिर देखते हैं कि सब्जेक्ट उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। फाइन, तो ये टास्क इसलिए होता है ताकि ये पता चले कि जब स्ट्रेस होता है या ऐसी सिचुएशन आती है तो सब्जेक्ट कैसे डील करता है, कैसे बिहेव करता है। ओके, सो बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए ये 5 टेक्निक्स हैं, एंड विद दैट चैप्टर इज़ ओवर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक इट, शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।